Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत एवं मापन। दो चैप्टर कंबाइंडली हम पढ़ रहे हैं, पहला और दूसरा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मात्रकों के बारे में और साथ ही मात्रकों की कुछ पद्धतियाँ हमने देखी थी। हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी भौतिक राशि को मेजर करने के लिए हमने पहले से कुछ मान डिसाइड कर रखे हैं, कुछ वैल्यूज़ फिक्स कर रखी हैं और उन्हीं मानों को, उन्हीं फिक्स वैल्यूज़ को हम उसका मात्रक कहते हैं। इसके साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि अलग अलग जगह पर भौतिक राशि को मेजर करने के लिए हम अलग अलग मात्रकों का उपयोग करते हैं और इसी के आधार पर हमने मात्रकों की 3 पद्धतियाँ देखी थी, MKS, FPS एवं CGS। इसमें बेसिकली हम केवल यांत्रिकी में प्रयोग होने वाली मूल भौतिक राशियों की ही बात करते हैं और मैंने बताया था कि मैकेनिक्स में यानी यांत्रिकी में 3 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय। और इन्हीं के मेजरमेंट के आधार पर या इन्हीं के मात्रकों के आधार पर हमने 3 मात्रक पद्धतियाँ पढ़ी थी, MKS, CGS और FPS। नाम से स्पष्ट होता है, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और FPS मतलब फुट पाउंड एंड सेकंड। तो इन तीनों पद्धतियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय के अलग अलग मात्रक यूज होते हैं, जिनमें से MKS और CGS पद्धति तो हम यूज करते हैं, लेकिन FPS पद्धति जो है वो यहाँ पे मोस्टली यूज नहीं होती। इसके अलावा भी हम ये देखते हैं कि लोकल एरियाज में किसी भी भौतिक राशि को लोग अपने हिसाब से मात्रक डिसाइड कर देते हैं, तो फिर हमें भौतिक राशि को मेजर करने में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बड़ी दुविधा होती है। तो इस दुविधा को हटाने के लिए 1960 में मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई गई और ये डिसाइड किया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरे के पूरे विश्व में किसी भी भौतिक राशि को एक पर्टिकुलर मात्रक से ही व्यक्त किया जाएगा पूरे के पूरे विश्व में। तो 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति बनाई गई, जिसमें 7 मूल राशियां डिसाइड की गई और उनके 7 मूल मात्रक डिसाइड किए गए। बाकी जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो इन्हीं 7 मूल राशियों से ही मिलकर बनी होती है और उन भौतिक राशियों को व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। इनके मात्रक भी इन्हीं 7 मूल राशियों के मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं और उनके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक राशि और उनके मात्रकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी कह सकते हैं इसे, या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी कह सकते हैं इसे। ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है। कब स्टैब्लिश की गई थी? ये स्टैब्लिश की गई थी 1960 में, 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की स्थापना की गई और इसमें 7 मूल राशियां और उनके 7 मूल मात्रक डिसाइड किए गए। तो हम एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में देखते हैं कि कौन कौन सी मूल राशियां हैं और उनके कौन कौन से मूल मात्रक हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हम टेबुलेट कर लेते हैं इसको, सीरियल नंबर। यहाँ पे हम मूल राशि लिख लेते हैं, यहाँ पर उसका मात्रक और उस मात्रक को किस प्रतीक से व्यक्त किया जाता है, यानी कि उसका सिंबल। ठीक है। पहली जो मूल राशि है, जैसे अपन ने पढ़ा कि यांत्रिकी में 3 मूल राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो पहली मूल राशि अपन ले लेते हैं लंबाई। लंबाई का जो मूल मात्रक है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में वो मीटर है और इसको हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। क्लियर। दूसरी भौतिक राशि जो है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में किलोग्राम से व्यक्त करते हैं।
और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, kg से। तीसरी जो मूल राशि है वो है समय, और अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में इसे सेकंड से व्यक्त किया जाता है, सेकंड से मापा जाता है, इसे हम डिनोट करते हैं SEC। तो ये तीन मूल राशियां तो हम यांत्रिकी में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, 11वीं क्लास में हम इन्हीं तीन मूल राशियों पे ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त चौथी मूल राशि जो होती है वो है टेम्परेचर, यानी कि ताप। ताप जो है वो भी एक भौतिक राशि होती है और इसको अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में केल्विन में मापा जाता है। देखिए, जैसा आपने पढ़ा है कि हम ताप को मोस्टली डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। जब अपन हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो उसमें हम फॉरेनहाइट में उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में या हम ये बात करें कि पूरी फिजिक्स में जब भी हम बात करेंगे ताप की, तो ताप को हम केल्विन में मापेंगे, और केल्विन को किससे लिखा जाता है, K से लिखा जाता है, ठीक है। पांचवी मूल भौतिक राशि जो है वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ की मात्रा को हम मोल में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं, मोल में। आप मोल के बारे में बाद में पढ़ोगे और मैं भी इसमें थोड़ा डिस्कस करूंगा जब पढ़ाऊंगा, तो केमिस्ट्री में आप मोल के बारे में स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। तो पदार्थ की मात्रा को हम मोल में व्यक्त करते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में, और इसे लिखा जाता है स्मॉल MOL यानी मोल से। छठी भौतिक राशि जो है वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसे मापा जाता है कैंडेला से, और इसका सिंबल होता है CD। लास्टवी भौतिक राशि हम देखें वो होती है विद्युत धारा। इसे मापा जाता है एम्पियर में और व्यक्त किया जाता है A से, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 7 मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। यहाँ तक तो आपने पढ़ रखा है, आप जानते हो लंबाई क्या होती है, द्रव्यमान क्या होता है, समय क्या है और ताप क्या है। उसके अलावा 3 यहाँ पे नई भौतिक राशियां हमें दिख रही है। पदार्थ की मात्रा, किसी भी पदार्थ को हम फिजिक्स में या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी गाइस, तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि पहले नंबर पे हाइड्रोजन होता है, जिसे हम क्या लिखते हैं, H2 से लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो नॉर्मली जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो 2 होता है। आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, 11th में भी केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 2 होता है। लेकिन ये 2 क्या, ये 2 होता है 2 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, मोल क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा आगे डिस्कस जब अपन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और इसके साथ ही आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि पदार्थ की मात्रा को मोल में किस तरह से मापा जाता है। फिर हम देखते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब है प्रकाश की इंटेंसिटी। किसी भी पदार्थ या प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी होती है, उसकी तीव्रता कितनी होती है, उसको हम मापते हैं कैंडेला से, इसको CD से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा, ये आप पढ़ चुके हो, विद्युत धारा 10th क्लास में भी पढ़ाते हैं और 12th क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी तार में कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो उसको हम किससे मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, और उसको हम A से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे 7 मूल राशियां हैं और उन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं। ये अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में होते हैं। अब कोई भी दूसरी भौतिक राशि जो है वो इन्हीं 7 मूल राशियों से ही मिलकर बनी हो सकती है, इसके अतिरिक्त नहीं हो सकती। और उन भौतिक राशियों को हम व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं, और उनके जो मात्रक होंगे उन्हें अपन व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो ये जो मात्रक है मेरे पास, ये मूल मात्रक कहलाते हैं सारे के सारे। मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, केल्विन है, मोल है, कैंडेला है, एम्पियर है, ये सारे के सारे मूल मात्रक है, और बाकी जितने भी मात्रक होंगे वो सारे ही व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की भी, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ गाइस, और उसके बाद हम व्युत्पन्न मात्रकों के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं, हम कुछ व्युत्पन्न मात्रक की एग्जाम्पल देखते हैं। हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की। कुछ की मैं बात करूंगा क्योंकि भौतिक राशियां बहुत सारी होती है। जैसे जैसे अपन फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे आपको नई नई भौतिक राशियों के बारे में पता चलता जाएगा और उनके मात्रकों के बारे में भी पता चलता जाएगा। कुछ भौतिक राशियों के मात्रकों की अपन बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात करनी है
क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर बराबर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम बात करें आयतन की, तो आयतन जो है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में, तो ये आ जाएगा मीटर का क्यूब। क्लियर। अब अगर बात करें घनत्व की, ठीक है, घनत्व डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी, कि किसी भी वस्तु के इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान होता है वो उसका घनत्व कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो हम क्या देखते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में, और आयतन को किस में मापते हैं? मीटर क्यूब में। तो हम ये देखते हैं कि घनत्व का यहाँ पे जो मात्रक निकल के आता है वो आता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो घनत्व के मात्रक में दो मूल मात्रक है, एक तो किलोग्राम जो कि मूल मात्रक है और एक मीटर जो कि मूल मात्रक है। तो इसका जो मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है ये व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये दो मूल मात्रक किलोग्राम और मीटर से मिलके बना है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं चाल की। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो इसका मात्रक आता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक है जिसमें दो मूल मात्रक है। कौन कौन से? मीटर भी एक मूल मात्रक है और सेकंड भी एक मूल मात्रक है। इसी तरह हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, या हम कह सकते हैं सीधे तौर पे वेग में परिवर्तन बाद की बात करेंगे, ये सीधा होता है वेग बटा समय या वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। वेग में परिवर्तन और अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो वेग में जो भी परिवर्तन होगा, मतलब वेग का क्या मात्रक होगा? वेग का या चाल का एक ही मात्रक होता है जो होता है मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और समय का क्या मात्रक होता है? सेकंड। ये सेकंड नीचे आएगा तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब त्वरण का जो मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें भी दो मूल मात्रक है, एक तो मीटर और एक सेकंड। कितनी बार? दो बार। हम बात कर लेते हैं बल की, ठीक है। तो बल जो होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। आपने पढ़ रखा होगा F बराबर होता है m इंटू ए। न्यूटन का समीकरण 9th क्लास में आप पढ़ते हो। F बराबर m है, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से देखिए द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है? द्रव्यमान को हम व्यक्त करते हैं किलोग्राम से, तो ये किलोग्राम इंटू त्वरण का क्या मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का जो मात्रक आता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक है जिसमें तीन मूल मात्रक दे रखे हैं। किलोग्राम भी मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है और सेकंड भी मूल मात्रक है। तो ये तीन मूल मात्रकों से मिलकर बना है और एक व्युत्पन्न मात्रक है। और किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। इस पूरे मात्रक को हम एक नया नाम देते हैं और इस पूरे मात्रक को हम न्यूटन कहते हैं। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें संवेग की, ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग। तो देखिए द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और वेग का क्या मात्रक होता है? वेग या चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक है जिसमें कितने मात्रक है? किलोग्राम, मीटर और सेकंड, तीन मूल मात्रक है। इसके अलावा हम बात कर ले कार्य की, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? बल का जो मात्रक आएगा मेरे पास, बल का क्या मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन को किस में मापते हैं? विस्थापन को मीटर में मापते हैं, तो ये आ जाएगा इंटू मीटर। तो क्या आ जाएगा? देखिए किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक है जिसमें तीन मूल मात्रक है, किलोग्राम, मीटर दो बार, सेकंड पे कितनी बार? दो बार। और इस पूरे को ही, इस पूरे व्युत्पन्न मात्रक को ही हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल, जिसे हम जे से व्यक्त करते हैं, ठीक है, जूल जे से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि 7 मूल राशियों के अतिरिक्त जो भी भौतिक राशि होगी उन सभी के मात्रक 7 मूल मात्रकों से ही मिलकर बने होंगे और उन्हीं मात्रकों को हम क्या कहते हैं गाइस? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए तो इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ। इस तरह बहुत सारी भौतिक राशियाँ हमारे पास पॉसिबल हो सकती है
और उन्हीं के मात्रकों को हम मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न करके बनाएंगे। सारी की सारी भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों से ही मिलकर बनी है। जो हमारे पास 7 मूल राशियां हैं उन्हीं से बाकी सारी भौतिक राशियां मिलकर बनी होंगी। इसको अपन रफ कर देते हैं। ये हमने बात कर ली व्युत्पन्न मात्रकों की। 7 मूल मात्रक के अतिरिक्त भी अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 2 और पूरक मात्रक होते हैं। समझिए, हमने ये देखा कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। द्रव्यमान का, लंबाई का, समय का, पदार्थ की मात्रा का, ताप का, ज्योति तीव्रता का और विद्युत धारा का। इसके अतिरिक्त 2 और भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें पूरक भौतिक राशि कह सकते हैं और उनके मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक देखिए, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 2 पूरक मात्रक हैं। कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक तो हमारे पास होता है समतल कोण। पहले हम बात कर लेते हैं समतल कोण की। समतल कोण बेसिकली क्या होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है घन कोण। समतल कोण को हम कहते हैं प्लेन एंगल और इसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, अब समझिए ये दोनों क्या होता है। समतल कोण का मतलब है कि इन्हीं 2 रेखाओं के बीच बनने वाला कोण, उसे हम समतल कोण कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक रेखा इस प्रकार से है और दूसरी रेखा इस प्रकार से है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसे हम समतल कोण कहते हैं। यानी 2 रेखाओं के बीच बनने वाला कोण समतल कोण कहलाता है। स्पष्ट डेफिनेशन तो इसकी ये होती है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर डाला गया कोण जो है उसे समतल कोण कहते हैं। अगर सिंपली समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि 2 रेखाओं के बीच बनने वाला कोण समतल कोण कहलाता है। तो वास्तविक डेफिनेशन इसकी क्या होगी? वास्तविक डेफिनेशन होती है किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समतल कोण कहलाता है। समतल कोण कहलाता है। ठीक है, घन कोण की अपन थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। किसी भी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बनाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है और यहाँ पे मैं एक चाप लेता हूँ, ये वाला ए बी मेरे पास ये एक चाप है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस चाप द्वारा इसके केंद्र पर जितना कोण बनाया जाता है उसे अपन समतल कोण कहते हैं। तो समतल कोण यही तो है, 2 रेखा ही तो है, 2 रेखा के बीच जितना कोण बन रहा है उसे समतल कोण कहते हैं। या किसी चाप द्वारा, ये जो चाप हमें दिख रहा है ये वाला ए बी, इस चाप के द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनाया जाता है उसे समतल कोण कहते हैं। अब इसको किस में मापा जाता है? तो दिमाग में आ रहा होगा सर इसे तो डिग्री में मापा जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में इसे डिग्री में नहीं मापा जाता बल्कि रेडियन में मापा जाता है। तो इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक वो होता है रेडियन। ठीक है, इसका मात्रक होता है रेडियन, जिसे हम लिखते हैं RAD से। किसे लिखते हैं? RAD। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना। तो जो भी एंगल हम अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में या फिजिक्स में मापते हैं वो सारे ही रेडियन में मापते हैं, न कि डिग्री में। तो हम ये देखते हैं कि एक रेडियन किसके बराबर होता है, एक रेडियन का मान क्या। तो समतल कोण जो है उसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है कि समतल कोण को मापा जाता है चाप और अपॉन त्रिज्या से। चाप अपॉन त्रिज्या। तो चाप की लंबाई यहाँ पे कितनी है? चाप की लंबाई है AB, तो हम चाप की लंबाई को लिख लेते हैं AB और मान लेते हैं इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो है R। तो इसका ये आ जाएगा चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या। अब अगर इसको अपन डेफिनेशन देना चाहे कि एक रेडियन किसके बराबर होगा, तो एक रेडियन का मतलब क्या? अगर हमारे पास AB और R का मान बराबर हो तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो? यदि देखिए समझिए आराम से, यदि AB का मान R के बराबर हो, इस चाप AB की लंबाई इस R के बराबर हो, तो इस AB में R का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। समझिए मान लेते हैं AB का मान है 5 मीटर और इस R का मान भी कितना है? 5 मीटर।
तो 5 में 5 का भाग कितने बार जाएगा? एक बार। इसका मतलब क्या? इस स्थिति में समतल कोण का मान किसके बराबर आएगा? इस स्थिति में समतल कोण का मान 1 रेडियन के बराबर आएगा। यानी इस स्थिति में जो कोण आएगा मेरे पास समतल कोण, वो किसके बराबर आएगा? वो 1 रेडियन के बराबर आएगा। तो हम यहाँ से 1 रेडियन की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि यदि चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो उस स्थिति में इस चाप द्वारा इसके केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन के बराबर होगा। समझे मेरी बात? हम देखते हैं अगर चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो जितना कोण बनाया जाता है वो कोण 1 रेडियन के बराबर होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम अगर लिखें 1 रेडियन की डेफिनेशन, तो किस तरह से लिखेंगे अपन? 1 रेडियन की डेफिनेशन आएगी यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके चाप की लंबाई के बराबर हो तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, हमने क्या डेफिनेशन देखी? यहां से हमने ये देखा कि अगर चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो इसमें इसका भाग एक बार जाएगा, मतलब कोण का मान 1 रेडियन के बराबर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी त्रिज्या की लंबाई चाप की लंबाई के बराबर होगी तो हमेशा ही केंद्र पर बनने वाला कोण 1 रेडियन के बराबर होगा। तो समझिए, अगर मान लेते हैं कि चाप की लंबाई 1 किलोमीटर है या 1 मीटर है, इस चाप की लंबाई कितनी है? 1 मीटर, त्रिज्या की लंबाई भी 1 मीटर, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? 1 रेडियन। अगर चाप की लंबाई 5 मीटर है और त्रिज्या की लंबाई भी 5 मीटर है तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वापस कितना होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा। अगर चाप की लंबाई 50 मीटर है और त्रिज्या भी 50 मीटर है, यानी चाप और त्रिज्या बराबर है, तब भी केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी चाप की लंबाई का मान त्रिज्या के बराबर होगा उस स्थिति में हमेशा ही कोण का मान 1 रेडियन के क्या आएगा? बराबर आएगा। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन ये कहते हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या यदि उसके चाप की लंबाई के बराबर हो तो उस चाप द्वारा केंद्र पर जितना कोण बनाया जाता है वो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो ये एक पूरक मात्रक है जिसे हम रेडियन कहते हैं और 1 रेडियन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में दूसरी पूरक जो क्वांटिटी है स्टेरेडियन या घन कोण, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे आगे वाले वीडियो लेक्चर में, और साथ ही हम अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की कुछ विशेषताओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।